बातचीत कर लेंगे। जी, शुरुआत हो गई। मित्रों, जन सुलभ पुस्तकालय पर के इस फेसबुक पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, विगत कई दिनों से कुंवर नारायण जी पर केंद्रित एकाग्र का आयोजन जन सुलभ पुस्तकालय की ओर से किया जा रहा है, जिसमें साहित्य, फिल्म, संगीत, चित्रकला आदि क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों ने अपनी सहभागिता दर्ज की है। यह कुंवर जी को समर्पित पूरी श्रृंखला रही, जिसमें आप सभी दर्शकों का और हमारे देश के विभिन्न भूभागों से और क्षेत्रों से जुड़े वक्ताओं का सहयोग मिला। इस बीच गौरी श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं। स्वागत है गौरी जी। आज अब हम जानते हैं कि कुंवर जी के इस एकाग्र का अंतिम दिन है और इस वक्तव्य के बाद एक अध्यक्षीय वक्तव्य आदरणीय रमेश चंद्र शाह जी की ओर से होगा। यह हमारे लिए काफी सौभाग्य की बात रही कि हमारे पास आज जन सुलभ संवाद की इस कड़ी में दो महत्वपूर्ण शख्सियतें कुंवर जी पर बोलने के लिए और बातचीत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। मित्रों, आप दोनों किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। मंजरी सिन्हा जी लगातार विभिन्न कला माध्यमों पर और संगीत पर लिखती रही हैं। उनमें आपकी आवाजाही है, पुस्तकें हैं और साथ ही शुभा मुदगल जी, हम जानते हैं कि गायकी हो, संगीत हो, इन सभी में काफी सक्रिय हैं और देश विदेश हर स्तर पर उनकी भागीदारी हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए गर्व की बात है। साथ ही शुभा मुदगल जी, आप देखते हैं कि विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में और खुद साहित्य में लगातार जुड़ी हुई हैं, मौलिक लेखन और अनुवाद के साथ में। तो आप दोनों का इस मंच पर स्वागत करते हुए मुझे व्यक्तिगत रूप से और अपने सभी मित्रों की ओर से हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि आप लोगों ने कुंवर जी पर बातचीत रखने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की। शुभा मुदगल जी और मंजरी जी, आप जानते हैं मित्रों, वर्ष 2019 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में जो कुंवर जी पर केंद्रित कार्यक्रम हुए थे, उस पर भी उन 3 दिवसीय कार्यक्रम में भी अपनी प्रस्तुति कर चुकी हैं और बहुत ही उसे लोगों ने सराहा। यह मंजरी जी की और शुभा जी की सदाशयता है कि वे इस के लिए और इस सीरीज में भी आपने हामी भरी। तो ज्यादा कुछ न बोलते हुए मैं आप दोनों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं और यह मंच आप दोनों के हवाले, और मैं बीच बीच में बस औरों की तरह आप लोगों को देखता रहूंगा, सुनता रहूंगा और कुछ लाभान्वित हो सकूं, यही कोशिश रहेगी। मंजरी जी। धन्यवाद हरबड़ी जी, आपकी सुंदर भूमिका और इतने दिनों तक हम लोग देखते आ रहे हैं कि क्या अनम्यूट करना पड़ेगा कुछ? आप बोले मंजरी जी, आप ठीक हैं, आप बोले। कुछ प्रतिध्वनि सुनाई पड़ रही है। मैं अपने को म्यूट कर रहा हूं। हाँ, that will be better. तो अब तो शुभा भी अंतर्ध्यान हो गई। हाँ, इट्स ओके। अर्पण जी, आपका बहुत धन्यवाद। हम जन सुलभ पुस्तकालय के आभारी हैं कि उन्होंने हम लोगों को भी अपनी बात कहने का मौका दिया। कुंवर जी ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने बहुत दूर दूर तक लोगों को अपने आत्मीय स्पर्श से सहलाया है।
मुझे लगता है अभी तक जितने लोग बोले हैं, सब ने उनसे जुड़ी अपनी यादें शेयर की हैं, तो हम उनसे जुड़ी यादों की ही बात करते हैं। लखनऊ में वो ज़माना था जब हम भी रहा करते थे महानगर में, और उनकी भी सुंदर सा घर था जिसका नाम था विष्णु कुटी। और अक्सर जैसे शुभा जानती हो तुम कि नैना देवी अक्सर फ़ोन करके बुला लिया करती थीं कि विलायत खां साहब आए हैं, आ जाओ, या इकबाल बानो आई हैं, या फरीदा खानम आई हैं, और ऐसे ही देखते-देखते महफ़िल जम जाया करती थी। कुछ ऐसा ही हाल कुँवर जी का भी था। एक से एक अच्छे लोग हर क्षेत्र के उनके यहाँ आया करते थे, और जब कभी भी उनके यहाँ जाना हुआ है तो बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात का मौका मिला है। और कभी-कभी उन्होंने और भारती जी ने मॉर्निंग वॉक के समय एकाएक प्रकट होकर के सुखद आश्चर्य में भी डाला है। तो वो सब बड़ी मीठी यादें हैं और बहुत अच्छी यादें हैं। मुझे याद पड़ता है कि तब मैंने नया-नया, ये 80 का दशक था शायद, 1981 के ज़माने की बात कर रही हूँ। मैंने नया-नया अमृत प्रभात में लिखना शुरू किया था, और मेरा पहला साक्षात्कार पंडित जसराज का वो यूँ ही कुँवर जी के घर बतकही के अंदर जुटाया हुआ था, जो थोड़ा उन्होंने गाया था, थोड़ी बातचीत करी थी, और तो वो इस तरह की बात थी। और संगीत के प्रति उनका इतना गहरा और इतना क्या कहना चाहिए, कुछ उनकी छठी इंद्रिय काम करती थी अच्छे संगीत। जैसे अच्छा साहित्य का उन्हें शौक था, वैसे अच्छे संगीत का भी शौक था। जैसे उनके घर में अच्छी पुस्तकों का एक अच्छा भला पुस्तकालय था, उसी तरह से अच्छे संगीत का भी विशाल संग्रह था। और मुझे बार-बार याद आता है कितने लोगों से उनके घर मुलाकात हुई। हम आगे ज़िक्र करेंगे, पर हमारी बात लंबी हुई चली जा रही है। हम चाहेंगे शुभा, तुम्हारा स्वागत करते हुए, तुम्हें अपनी कौन-सी पहली यादें उनके साथ या उनकी कविता के साथ जुड़ी हुई याद आ रही हैं इस समय? मंजरी दी, मेरा ये दुर्भाग्य है कि प्रत्यक्ष मेरी उनसे कभी भी मुलाकात नहीं हुई। मैंने केवल उनको जो भी मैं जान पाई वो उनकी कविता पढ़कर ही जान पाई हूँ। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनसे पहले मिली। हालाँकि दिल्ली में ही थे, लेकिन कुछ इतना विराट कवि उसके सामने हम लोग जाके मतलब कहें भी क्या। तो कविता तो मैं उनकी पढ़ती थी, और कुछ ऐसी कविताएँ हैं उनकी जिनको गाने की प्रबल इच्छा थी मेरी, लेकिन और उनकी तैयारी भी की थी, रचना भी की थी उन कविताओं की। लेकिन कभी उन्हें मंच पर गाने का साहस नहीं किया, क्योंकि पहली बात तो ये कि अनुमति किससे मिलेगी कि ये गाएँ कि नहीं। तो जी, एक पूछना चाहिए कि भई इसे मैं गा सकती हूँ या नहीं। और ये भी एक डर था कि अगर मंच पर गाया और उन्हीं को या उन्हीं के को जानने समझने वाले लोगों को, उनके परिवार को पसंद ना आया, तो ये तो मेरे लिए बहुत ही दुखद हो जाएगा कि मेरा प्रयास चाहे छोटा ही हो, लेकिन मैं कभी ये नहीं चाहूँगी कि किसी कवि के हृदय को मैं ठेस पहुँचाऊँ या उनके परिवार को ठेस पहुँचाऊँ। तो 2018 के आसपास मैं सहमत के एक कार्यक्रम के लिए गा रही थी, और मैंने सहमत के मित्रों से कहा कि मैं कुँवर जी की अयोध्या जो कविता है वो बहुत गाना चाहती हूँ, लेकिन मैं किससे अनुमति लूँ, कैसे गाऊँ? तो उन्होंने कहा ठीक है, हम पता करते हैं, और अपूर्व जी को उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसा-ऐसा शुभा गाना चाहती है, तो क्या आप अनुमति देंगे? और उन्होंने बड़ी उदारता से कहा कि नहीं, अवश्य गाएँ, और मैं हो सका तो सुनने भी आऊँगा। तो पहली बार 2018 में मैंने, आप कह सकती हैं, ये थोड़ा-सा इतना ढाढ़स बाँधा कि मैं मंच पर उनकी ये कविता प्रस्तुत कर सकूँ। और उसके बाद अपूर्व जी, मुझे लगता है बहुत उदार हैं वो, तो उन्होंने ये तो ज़रूर ही कहा कि उनको पसंद आई, लेकिन उन्होंने कहा कि क्यों उनके ये जो 2019 में उनका एक फेस्टिवल हुआ था ऐसी में, उसमें आप एक शाम क्यों नहीं गाती हैं? तो फिर और विस्तार से मैं काम कर पाई उन कविताओं पर जिन पे मेरा काम चल ही रहा था, लेकिन रियाज़ पे मेरा जो कमरा छोटा-सा है मेरे घर में, उसी में बैठ के ये सब रियाज़ चलता है, ये सब
प्रपंच चलता रहता है, लेकिन मंच पर कभी उस वाली बात तक जाने के पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि अयोध्या 1992 बड़ी चुनौती भरी कविता है संगीत की दृष्टि से, जी तो तुमने उसके साथ किया क्या और कैसे हुआ? हम सुन चुके हैं इसे, लेकिन उसकी कहानी अंतर कथा तुम्हारे मुंह से जानना है। तो आप तो जानती ही हैं मंजरी कि मेरा जो काम होता है वो राग ताल से जुड़ा हुआ ही रहता है, क्योंकि मेरी तालीम, मेरी सारी जो ट्रेनिंग है वो रागदारी संगीत में है। तो मुझे लगता है कि कई बार ये मेरे लिए एक, जैसे आप कह सकते हैं ना कि एक मातृभाषा है, सांगीतिक मातृभाषा है राग ताल की, रागदारी संगीत की। तो मैंने जब रचना करने का प्रयास किया, तो मुझे लग रहा था कि सबसे पहले चुनौती तो ये थी कि इसको क्या आकार दिया जाए, और क्या ये ख्याल होगा या ये गीतनुमा होगा, या ये कैसे, ये बन के कैसे आएगा। और एक उसकी जो एक धुन थी वो तो बन रही थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि क्योंकि राग में बंधी, राग कामोद पर आधारित ये रचना थी, तो राग कामोद तो हम ख्याल ध्रुपद आदि में गाते हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि ताल फिर कौन सा लिया जाए, और ताल क्या ऐसा होना चाहिए जो ख्याल में, क्योंकि मेरी तालीम ख्याल की है। इन सब बातों में उलझी सी हुई थी मैं, और मुझे लगा कि एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि नहीं, इन सब की चिंता छोड़ देनी चाहिए कि कौन सी ये ख्याल विधा होगी या गीत होगा या क्या होगा। कविता के पंख लगाकर उड़ना चाहिए, और उसी में राग और ताल जोड़ के प्रयास करना चाहिए। तो मैंने राग कामोद में और दादरा ताल में इसे निबद्ध किया। हालांकि छंद उसमें एक बिल्कुल साफ नजर नहीं आता है, जिस प्रकार से हम ख्याल की बंदिशों में रखते हैं छंद। तो मैंने प्रयास किया कि राग कामोद, और विशुद्ध राग कामोद जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, और दादरा ताल में उसे मैंने निबद्ध करने का प्रयास किया। मुझे याद है हे राम जीवन एक है, जो मुझे लगता है आपने आप म्यूट कर दें। हाँ, तो मुझे याद है कि कामोद का जो सबसे ज्यादा रागवाचक और वैसा स्वर है ऋषभ से पंचम का गाना, कटु यथार्थ को तुमने चित्रित किया था। अगर तुम न मानो, जरा सा गुनगुना के बताओ कि हमारे श्रोताओं को वो बात एकदम साक्षात कर पाएंगे वो, किस तरह से कामोद के प्रयोग से तुमने उस जीवन एक कटु यथार्थ कितनी बड़ी बात कह डाली थी केवल ऋषभ और पंचम के साथ। प्लीज। मैं कोशिश करती हूँ। देखिए, पता नहीं कैसा ये ऑनलाइन मामला थोड़ा डरावना सा रहता है कि इसमें कैसा साउंड होगा, लेकिन आपको कोशिश करती हूँ मैं कि ये क्योंकि तुम बात बता रही हो, वो राग ना समझने वाले लोग शायद इस समय देश दुनिया से सारे लोग देख रहे हैं, तो थोड़ा सा एहसास होता है। जी, तानपुरा बहुत जोर से तो नहीं सुनाई दे रहा है? आपके पीछे दम होना चाहिए। ठीक है, आवाज ठीक। अब तो कामोद की तो शक्ल ये ऐसे बनती है कि मैंने इसको ऐसे बांधने की कोशिश की है। हे राम धीरे जी, हे राम हे राम जीवन एक कटु यथार्थ है, और तुम एक महाकाव्य। हे राम हे राम हे राम जीवन एक कटु यथार्थ है, और तुम एक महाकाव्य।
महाकाव्य हे राम, वाह, तुम्हारे बस की नहीं उस अविवेक पर विजय, जिसके 10-20 नहीं अब लाखों सिर लाखों हाथ हैं, और विभीषण भी अब ना जाने किसके साथ है। हे राम, हे राम, ऐसे मैंने इसे गाने का प्रयास ये किया। तुम्हारी पुकार मात्र है हे राम, इसमें ऋषभ पंचम ने क्या जादू किया। मुझे तो लगता है राम तक आवाज जरूर पहुंची होगी। तो कमिंग बैक टू इट, बता रही थी कि फिर अपूर्व जी से बात हुई और ये विचार मन में आया कि पूरी शाम, मुझे याद है इंडिया इंटरनेशनल में कुंवर जी की याद में 3 दिन का वो उत्सव था जी और मैं शाम के वक्त अंदर घुसी और मारवा के कोमल ऋषभ ने थोड़ी आवाज में आया, कहते कलेजा मरोड़ कर रख दिया। मैं सीधे हॉल में घुस गई तो मुझे कविताएं गा रही थी और मैं आखिर तक बही रह गई, मंत्रमुग्ध, बिल्कुल हिलना डुलना माहौल था और इतनी कविताओं को कितने रंग, कितने रूप, कितने आंसू, ये तो उनका काव्य ही ऐसा है ना, इतना विस्तृत है, इतना उसमें अलग-अलग तरह की चीज़ें कही हैं उन्होंने कि ऐसा, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी मंजरी दी, सच बताऊँ तो, कि उनका उनका उनकी कविता में से कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएँ जो मैं गा सकूँ। तो एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती थी और मुझे लगता है कि अपूर्व जी ने मुझे ये अनुमति दे के कि भई आप गाइए, वो मुझ पे बहुत बहुत बड़ा उपकार किया और आप सब आए सुनने के लिए। मेरे लिए एक ये बहुत रीअश्योरिंग था कि मैं जो गा रही हूँ उनकी कविता, वो आप लोग सब सुन रहे हैं और आपको बुरा नहीं लग रहा है, पसंद आ रहा है। लोग को दोहरा मजा आ रहा था। एक तरफ उसकी आवृत्ति हो रही थी साहित्यिक रूप से और एक तरफ पूरे सुरों में ढाल करके गा रही। ओह, तो कुंवर जी का जो संगीत के प्रति रुझान था, कुंवर जी, मुझे लगता है कि व्याकरण में उलझे बिना वो संगीत के मर्म को पकड़ लेते और चाहे वो अच्छा साहित्य हो चाहे संगीत हो, उनको अंदर से छूता था। मुझे याद आता है कि वो इस जमाने में काफी पहले लखनऊ उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष थे। उस समय उन्होंने संगीत में, नृत्य में, नाटक में नवाचार को बहुत प्रोत्साहन दिया वाह! और बहुत सारे अच्छे लोगों को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। वाह! ठाकुर जयदेव सिंह जी। भारतीय शास्त्रीय संगीत के शास्त्र के मूर्धन्यों में सबसे बड़े आचार्य, तो उनसे उन्होंने सारंगी पर एक लंबी बातचीत की। अच्छा। बाकायदा कि वो कैसे शुरू हुआ उसका बनना, उसके क्या इतिहास रहा है, कैसे उसका विकास हुआ, किस तरह की लकड़ी प्रयुक्त की जाती है, किस तरह का चमड़ा प्रयुक्त किया जाता है, उसका नाम कैसे, तो ये सब से होते हुए उन्होंने बड़े विस्तार से उसको बताया। और जो जिस संगीत की बात कह रही हूँ उसका अंश मैं सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, ये बताइए सबसे पहले कि क्या कारण है कि लोग सारंगी की अपेक्षा हारमोनियम ज्यादा पसंद करते हैं। जी। सारंगी की जितनी आपने विशेषताएं बताई वो तो जीवन बहुत से निकट है, तो उसी को होना चाहिए था। तो क्या बात है, तो उन्होंने जाहिर है कि वही जवाब दिया जो कि हम सब जानते हैं कि एक तो बात है कि हारमोनियम में माइक्रोटोन्स नहीं है, मतलब यदि हम उस उपस्वर या सूक्ष्म स्वर नहीं है, सीधे सीधे अगर गांधार है तो वो कितना लगना चाहिए, यह हारमोनियम में नहीं हो सकता। वह तो एक पर्दा है, वही बोलेगा, दूसरा कुछ और बोल नहीं सकता। उदाहरण के लिए किसी रात में कुछ उतरी हुई गांधार है, किसी में चढ़ी हुई गांधार है, तो वो उसमें संभव नहीं।
तो देखो उसके बाद उनका सवाल, कुंवर जी का सवाल था, लेकिन यह बताइए क्या इतने समीप से ह्यूमन वॉइस का अनुकरण आवश्यक है उनके सानिध्य में? वाह, अगर केवल मुख्य स्वरों का सहारा दे दिया जाए जैसा कि हारमोनियम से दिया जाता है और समीप से अनुकरण न किया जाए गायक के राग का, तो क्या हर्ज है इसमें? जैसे जब मैंने पंडित जसराज जी के साथ अप्पा साहब जलगांवकर का हारमोनियम सुना तो मुझे लगा कि मुख्य स्वरों का सहारा देते थे, लेकिन जब नींद का काम आता था या सूक्ष्म स्वरों का काम आता था तब फिर उस समय हारमोनियम को मौन कर देते, लगभग मौन कर देते थे। तो जो अंतराल आता था दो स्वरों का, यह जसराज जी के नींद करने से या सूक्ष्म स्वरों को बरतने से बनता था। तो ये हम जानते हैं कि कौन सी श्रुतियां किस राग में लगती हैं, वो व्याकरण का कोई चक्कर नहीं था, लेकिन वो जिस तरह से बरत रहे थे वो कुंवर जी को छू रहा। वाह, He could articulate it so beautifully. तो यस, शास्त्रीय संगीत का जिस तरह से उनको ज्ञान था, मुझे लगता है कि अपूर्व जी ने जो ये तुम्हारा चयन किया था ये उनकी उसके गाने के लिए, उससे सुंदर उनके लिए प्रणति और कुछ हो नहीं सकती थी। वो होते तो बहुत बहुत इंजॉय किया होता उन्होंने। तो मैं अब फिर से तुमसे जुड़ती हूँ उनकी याद में जो तुमने गाया, और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य था शायद, क्योंकि नाम जीवन राग, उनका जीवन सच पूछो तो एक राग ही था जिसमें अनेकानेक रंगतें थी। अगर जीवन का उद्दाम आवेग था तो विकट विराग थी, और ये सारे रंग तुमसे जानने थे। मुझे याद है कि फूलों के खिलने की एक बात थी जी, ये जंगली फूल जो हर साल हल्ला बोलकर शहर में घुस आते हैं। क्या बात, क्या बात। तो कहाँ मारवा की पेथॉस, इसका पेंसिल नेचर, और उसके बाद कहाँ फूल तुमने खिलाए थे, थोड़ा सा वो तुम सुना, या तो सुनाओ अगर है तुम्हारे पास तो। जी जी, ऐसा है कि मैं सुनाने की कोशिश करती हूँ आपको। वो कुछ मैंने ऐसा बनाया था, कविता का नाम है बहार आई है, और छोटी सी कविता है, तो उसको मैंने ऐसे गाया था। ये जंगली फूल जो हर साल हल्ला बोल कर शहर में घुस आते हैं, ये जंगली फूल जो हर साल हल्ला बोल कर शहर में घुस आते हैं, और राह चलते आते जाते लोगों को बेशर्मी से घूरते फुसलाते हैं। वाह वाह वाह, फिर से ये ऐसे गाया था। अनीश जी का तबला इतना मिसिंग लग रहा है, क्या ठीका बजाया था जी, वाह वाह वाह, क्या कसाव था उसके अंदर। वास्तव में ये काम हो नहीं सकता था अगर अनीश और सुधीर का साथ नहीं होता। अनीश तो मतलब अनीश प्रधान और सुधीर नायक जो मेरे साथ हारमोनियम संगत बहुत वर्षों से कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर कुंवर जी आज होते तो हम तीनों जैसे विद्यार्थियों की तरह उनके पैरों पे, उनके चरणों पे बैठे होते और उनसे बात कर रहे होते संगीत की, और शायद वो सुधीर सिखा सकते थे, बहुत सारी सलाह भी देते, वो बहुत सार्थक सलाहें देते जी। और जी, क्योंकि सुधीर के गुरु और उनके दादा गुरु मतलब तुलसीदास बोरकर जी ने भी बहुत काम, उनका योगदान रहा है कि हारमोनियम तरह भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए इंस्ट्रूमेंट को भी यानी साज में परिवर्तन लाके भी, और जो उनकी बजाने की विधि है उसमें भी उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं कि वो भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए और उपयुक्त बने, और उनकी वजह से जब उनको संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला था तो उनका एक प्रोग्राम रखा गया था। जी जी जी, अच्छा बजाया था उन्होंने, एकल हारमोनियम शायद मैंने पहली बार उनका सुना था। जी जी, ये रंग दिखाए थे उन्होंने,
पर मुझे लगता है कि ये तालीम तो है ही, पर सुधीर जी के पास एक संवेदनशीलता, बिल्कुल ये महसूस कर लेते हैं ये दोनों, और तुम्हारे संगीत को एंजॉय करते हुए ये दोनों बजाते हैं। इस जी समय तुम गा रही हो तो इतने मुखर है उनकी अनुपस्थिति की, मैं क्या बताऊं। ये समाज के अंदर जिस तरह से वो निषाद लगा करके और गांधार लगा करके वो समा बांधते, और क्या ठेका थामा होता है इस जमानेशी में। तो जो सौभाग्यशाली लोगों ने जिन्होंने सुना होगा उनके तो कानों में वही गूंज रहा होगा। नहीं, वो जब हल्ला बोलने की बात आ रही थी तो जो अनीश ने उसमें एक लग्गी बजाई थी बाद में, तो हाँ उसमें हाँ, इतना आनंद था कि मुझे कुछ कहने की सुनाई नहीं पड़ता है आजकल। वाह जी वाह, अद्भुत अद्भुत था, बहुत अच्छा। वो बिल्कुल हल्ला बोलने वाला ही वो बहुत मुझे याद आ रहा है। काश इस समय अनीश जी होते तो मजा आ जाता। और इसके अलावा मतलब एक और मारवा था, एक और ये था, इसके अलावा एक वर्षा का जिक्र था, और वो किस तरह से कि भरे बादलों के लुढ़कते टीपों का शोर, जी को तुमने कैसे सोचा? लुढ़कते टीपों का शोर। असल में इसमें जो वर्णन था वो ऐसा था कि लग रहा था कि हाँ, इसको मेघ में गाया जाए, मेघ का के जो आंदोलित स्वर हैं उन अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बार ये 4 लाइनें पढ़ दूं, हाँ फिर जरूर लोगों को समझ में आ जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जरूर जरूर वर्षा, आसमान पर भरे बादलों के लुढ़कते टीपों का शोर, उनका आपस में टकरा कर फूटना चारों ओर, और बेचारी धरती को कर देना पानी से सराबोर। कविता हो सकती है, पर तुमने सुरों की क्या बारिश की थी और क्या शब्दों को साकार किया, तो इसको कैसे सोचा? देखिए शायद मेरे पास एक मिल जाए उसकी रिकॉर्डिंग। आप मुझे 1 मिनट का समय दें अगर, तो मैं वो निकालने का बिल्कुल प्रयास बिल्कुल, मैं बतियाती हूँ, तुम खोजो, क्योंकि ये तो बिल्कुल सुनाने वाली चीज है। मेरा बहुत देर से मन कर रहा है कि वो उसकी रिकॉर्डिंग के कुछ अंश चाहिए हम लोगों को, जिसमें कि सुधीर जी का और अनीश जी का भी कमाल दिखाई दे। तो बहुत अद्भुत थी वो शाम, और उसमें कुंवर जी की कविताओं के कितने रंग, कितने रूप, कितने आस्वाद हम लोगों ने देखे थे। अभी तक जब हम लोग बात करते हैं तो उनके खंड काव्य आत्मजयी या वाजश्रवा के बहाने, या उनकी वो जो कविता है मनुष्यतर होने की, बेहतर होने की, उसकी बात होती है। पर इन सब से एक एकदम अलग हट करके जो कविता मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो मैं शेयर करना चाहूंगी। कमरे में धूप, हवा और दरवाजों में बहस होती रही, हवा और दरवाजों में बहस होती रही, दीवारें सुनती रहीं, धूप चुपचाप एक कुर्सी पर बैठी किरणों के ऊन का स्वेटर बुनती रही। सहसा किसी बात पर बिगड़कर हवा ने दरवाजे को तड़ से एक थप्पड़ जड़ दिया, खिड़कियां गरज उठी, अखबार उठकर खड़ा हो गया, किताबें देखती रह गई, पानी से भरी सुराही फर्श पर टूट पड़ी, मेज के हाथ से कलम छूटी, मेज के हाथ से कलम छूट पड़ी, धूप उठी और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। शाम को लौटी तो देखा एक काम के बाद घर में खामोशी। अंगड़ाई लेकर पलंग पर पड़ गई, पड़े पड़े कुछ सोचती रही, सोचते सोचते न जाने कब सो गई। आंख खुली तो देखा सुबह हो गई। अद्भुत है कविता। मैं उस तरह का विमर्श तो नहीं कर सकती जितना कि अभी मैं सुनती आई हूँ साहित्यकारों की जुबानी, एक एक कविता को लेकर जिस तरह से उन्होंने बातें की हैं। शुभा इस पूरी श्रृंखला में वो सुनने वाला था, पर ये तो तुम्हारे लिए वक्त देने के लिए मैं कविता पढ़ रही थी। आशा है तुम देख रही होगी वो रिकॉर्डिंग। नहीं, मैं ये आपको
ये जो आपने कहा था ना वर्षा जो कविता है, इसका थोड़ा सा सुनाती हूँ आपको। बस थोड़ा सा एक अंश सुनाया था आपको। बहुत बहुत एक इस पर बरखा पे याद आया कि बेगम अख्तर वाली जो बाहर ये भी चलते चलाते तुमने सुनाया। जी जी, ये भी मैंने कैसे सोचा? उसमें तो एक संकेत तो मुझे मिल ही रहा था कि वो जो बेगम अख्तर का जो एक बहुत जाना माना उनकी जानी मानी बंदिश है, क्यों मल्हार गाए है, वो पंक्ति उन्होंने उसमें डाली है। और उसका नाम ही बेगम अख्तर के मल्हार को याद करते हैं। जी बिल्कुल, तो वो उससे मुझे एक संकेत मिल गया था कि जो भी मैं गाऊं वो जो अंतिम पंक्ति है वो उससे मिल जानी चाहिए। तो इसलिए मैंने ऐसा खुला ऐसा गाया था कि जब अंतिम पंक्ति आए क्यों मल्हार गाए है, तो वो बेगम अख्तर जी की जो बंदिश है उससे उसके साथ जुड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है। और वो चूंकि सबके दिमाग में रही, इसलिए सब लोगों ने इसे बहुत इंजॉय किया। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर थी। पर एक कठिन चीज, कल तुम नहीं थी, नरेश सक्सेना जी बात कर रहे थे यही उनके संगीत के ज्ञान की, कि किस तरह के छंद चुनते थे। तो उन्होंने ये फर्क दिखाया था कि जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी जो बच्चों वाला वो है, वो तो खैर बात, जो इन्होंने चुना था वो चंदी का ठेका था। अच्छा, मात्र उन्होंने बाकायदा दिन बजा करके और ये करके बताया था कि कांधे यह पालकी है किस कन्हैया लाल की। इन्होंने गाया भी था। जी मैंने गाया था। ये जो बताया था वो थोड़ा केवल ताल मात्र की बात हो गई थी। आज जी के माध्यम से भी हम लोग सुन सकते हैं। जी, वो मैंने बहुत मैंने जिस अंदाज में उसे गाया था वो एक तरह से आप कह सकते हैं जो सरल गीत सिखाए जाते हैं हमें बचपन में, उस तरह से थोड़ा किया था। तो कांधे धरी ये पालकी है किस कन्हैया लाल की, कांधे धरी ये पालकी है किस कन्हैया की, ऐसे बहुत एक सरल एक धुन बनाई थी। नहीं, पर उस वजह से एक वैविध्य, मैं जिस वैविध्य की बात कर रही हूँ, सारी शाम कोई भी कविता ऐसी नहीं थी जो दूसरे से मिलती थी। हाँ बिल्कुल, उनका जीवन राग जितना समृद्ध था, उतनी ही उनकी कविताओं से सजे हुए रागों की जो श्रृंखला थी बिल्कुल वो भी थी। तो बिल्कुल अलग अलग तरह से एक बहुत चलती हुई दादों की लचकती है कोई चीज थी, वो क्या ये थी, ये खेमटा टाइप वो होता है, इसी कांधे धरी है अलग, हाँ अलग तरह का उसके अंदर परकशन था। जी जी, तो उसके बारे में अनीश ने सोचा। अनीश ने बस अनीश सुधीर मैं और तानपुर और आखिर में मैं सबसे पहली बात पे आना चाहती हूँ, जिस मारवा ने मुझे अंदर खींच लिया था, बहुत स्लो और बहुत बात हो रही थी एक शाम की, जब कुंवर जी
एक शाम अपने में डूबता चला जा रहा हूं मैं। तो उनका जो डूबना था वो कुछ सूर्यास्त की याद दिलाते हुए राग से बंधा हुआ था। तुमने एक संधि प्रकाश राग का चुनाव किया था और जिस तरह धीरे-धीरे डूबता है सूरज, उस तरह कुछ धीरे-धीरे वाली बात थी। कुछ आलापमयी शैली कह लो या विलंबित का उसका विस्तार था। उसको जी। कैसे तुमने मारवा में सोचा और कैसे? मारवा की तो बात इसलिए सोची क्योंकि जो कविता है उसी में शाम की बात है, उस हुँ, समय की बात है जब चिड़िए सब घर जा रही हैं अपना जो पहली पंक्ति पढ़ें अगर आप, एक शाम अपने में डूबता चला जा रहा हूँ। मुझ हुँ, में घर लौटती चिड़ियों का शोर, मुझ में शांत जल पर पड़ती परछाइयों की स्थिरता। ये जो उनका काव्य है उसी से लगा कि ये संधि प्रकाश राग इसके लिए उपयुक्त होगा। और हुँ, मैं ये सोच रही थी कि अब इसको कैसे गाया जाए कि जिसमें ताल भी हम दिखाएँ, लेकिन हुँ, ऐसा ना हो कि ताल और राग में बाँधने के चक्कर में इसकी जो एक इसका जो विस्तार है वो कहीं सीमित ना हो जाए। तो हुँ, अनीश ने ये सुझाव दिया कि इसे विलंबित ख़्याल की तरह से क्यों नहीं गाती हो? जिस तरह से हम विलंबित ख़्याल गाते हैं तो ताली, खाली, सम इत्यादि सब दिखाते हैं। लेकिन हुँ। उ जड़ा हुआ नहीं रहता है, जड़ा भी होता है तो बन के अलग-अलग नहीं तरह रखा। जी, जी तो फिर हमने प्रयास इस तरह से किया सॉरी 1 मिनट अ, पर वो तो ये कैसी है शाम जो इतनी तरह से जा रही एक शाम एक शाम अपने चला जा रहा हूँ एक शाम तो ये इस तरह से गाने की कोशिश की कि मतलब विलंबित ख्याल जिस तरह से गाया जाता है, विलंबित रूपक का एक सहारा लेके ये कविता गाने का प्रयास किया मैंने। बिल्कुल अपने में डूबता चला जा रहा हूँ। ये सुरों में डूबती हुई कविता एक अस्ताचल संत प्रकाश राग की कल्पना उसमें भी सबसे पेंसिव और सबसे सौंदर्य राग मारवा। जी मंजरी दी एक बात कहना चाहूँगी कि कई बार अब हम लोग ये बातचीत करते हैं कि हाँ, रागदारी संगीत में जो साहित्य है वो हुँ, बहुत सुंदर है और कभी-कभी हमने देखा है कि मंदिर का जो साहित्य है, वैष्णव साहित्य है, उसमें उसके पद भी उनका एक अंश लेकर बहुत सारी चीज़ें तैयार हुई हैं। हुँ, लेकिन ये सारी चीज़ें ब्रजभाषा अवधि में मिलती हैं आपको और अधिकांश इनका जो विषय होता है वो चाहे प्रकृति से जुड़ा हो या देवी-देवताओं की स्तुति हो, हुँ, ये हुँ, सब आपको मिलता है। लेकिन आज की बोली में अ, हुँ, एक मुझे लगता है कि ये मुझे जो
इस मेरे लिए जो चुनौती थी और सुखद चुनौती थी वो ये कि मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि यदि मैं रागदारी की जो मेरी तालीम है उसे नई कविता का सहारा लेके गाऊं तो क्या कुछ बात बन सकती है। कई बार ऐसा होता है कि अ, जो कविता या पद हम गा रहे हैं, अब सास ननद का जो झगड़ा है, अब मेरी सास तो बहुत ही मतलब मेरा मेरा मुझे पूरा सहारा दिया है उन्होंने कि मैं गाऊं कहीं जाऊं कभी कुछ मैं कहाँ से वो मेरी बैरन हो जाएंगी। तो अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर पद हर राग जो गाया जाता है वो ऑटोबायोग्राफिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं। लेकिन ये जो कविता नई कविता है, क्या इसको हम रागदारी संगीत में प्रस्तुत कर सकते हैं, उसमें उसका एक अंश ले सकते हैं क्या हम? और ये इस कार्यक्रम के की तैयारी के दौरान मुझे लगा कि ये संभव है। उसमें मैंने बहुत डरते-डरते अपूर्व जी से ये भी पूछा कि हर कविता मैं शुरू से आखिर तक नहीं गा पाऊँगी, क्योंकि जैसे ये एक शाम मैं अपने में डूबता चला जा रहा हूँ, उसमें मुझे ये पहली पंक्ति जो है ये बार-बार दोहरानी थी क्योंकि मन कर रहा था वो ये अंदर से आवाज़ आ रही थी कि ऐसा करना चाहिए। और मुझे लगा कि अगर मैं पूरा पद ना गाऊँ तो क्या साहित्यिक प्रेमी और कुँवर जी की कविता के प्रेमी वो उखड़ तो नहीं जाएँगे? लेकिन जब ऐसे प्रयोग करते हैं ना तो फिर एक ढिठाई भी आ जाती है और थोड़ा-सा किसी से पूछ लेते हैं। अगर अपूर्व जी ने कहा नहीं आप करिए जो करना चाहें, तो आश्वस्त हो गई मैं कि शायद ये संभव है और मैंने ये कोशिश की। तो हर कविता जो मैंने गाई है, वो शुरू से अंत तक नहीं गाई है। कुछ ऐसी कविताएँ हैं जिनमें से कुछ ही पंक्तियाँ लेके गाया है, क्योंकि जो विस्तार चाहिए और शब्दों का भी विस्तार, क्योंकि ख़याल गायकी में 2 तरह से साहित्य का प्रयोग किया जा सकता है। एक तो ये कि उनका अर्थ क्या बन रहा है। तो जो कविता में कहा गया है, एक शाम मैं अपने में डूबता चला जा रहा हूँ, वो बार-बार दोहराना। लेकिन एक और चीज़ है जो फ़ोनेटिक क्वालिटी है। डूबने का ड जो है, जो उसमें भारीपन है या घन जैसे कहते हैं, तो इसका जो भारी भरकमपना है, ये भी तो इससे भी तो हम बहुत आनंद ले सकते हैं, इसका भी तो स्वाद ले सकते हैं हम। ये भी तो नमकीन बना देता है सब गाने को। तुम्हारी तो मेरे मन में 2-3 बातें आती हैं। जी। फिर क्यों आने लगा? पहली बात तो ये मुझे समझ में आई कि जो सात ननद वाली पुरानी बंदिश है वो एक्चुअली नोबडी ऑर्डर सारा ध्यान राग की परिधि और राग के रास्ते दिखाने के लिए बंदिश बनाई। शब्द तो सहारा उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया। पर तुमने जो सी गोस्वामी और राष्ट्रभाव के कवियों पर काम किया है या भारतीय की कविता पर काम किया है, तो तुमने एक देखा है कि काव्य को लेकर के एक ललक दिखाई पड़ी है हमेशा। तो तुम्हारे लिए मेरा एक सवाल ये है कि हमारे यहाँ कहा गया है कि नॉर्मल कवियों की कविता नहीं गाई जा सकती है क्योंकि संगीत की जो बंदिशें बनाई जाती हैं उन्हें बनाने वाले वाग्गेयकार होते थे जिनका वाक और गेय मतलब शब्द पर और स्वरों पर उसका सांगीतिक तत्व पर और उसके शाब्दिक सौंदर्य पर दोनों पे बराबर का अधिकार हो। तो कुंवर जी को गाते हुए जब सुनते हुए गाते हुए जब तुम जो गा रही हो उनकी कविताएं मुझे लग रहा है कि उनके में वाग्गेयकार वाले भी गुण दिखाई। इन शब्दों में डूबता चला जा रहा हूँ मैं, ये जो आकार है ये तुम्हें अवकाश दे रहा है मारवा के उस विस्तार की जो डूबने की प्रक्रिया को रेखांकित करता है। तुमने कभी महसूस किया उनको गाते? देखिए उनकी कविता तो प्रकाशित जिस तरह से की गई है, जिस तरह से उसे प्रकाशित किया गया है, जैसे एक कविता है नाव में नदियाँ, तो उसमें नदी है, एक पंक्ति है, नदी है अंधेरा है।
केवल ये 2 पंक्तियाँ हैं, अंधेरा है। अब ये जो जिस तरह से वो कविता मेरे सामने मैं पढ़ रही हूँ उसे, उससे भी कुछ मुझे काल, ताल, लय का कुछ संकेत मिलता है। लेकिन जब तक उसका उच्चारण न किया जाए, जब तक उसे ढाला ना जाए, तो वो बात बनेगी कि नहीं, वो तभी समझ में आती है जब आप श्रवण कर लें कि हाँ, ये ऐसा लगेगा जब इसे ताल में उसके गाना मर्म जाएगा। को पकड़ लें। जी। तुमने इन सब कविताओं में मर्म को पकड़ने का प्रयास, तो कविता का मैं भाव है वो दीप्त हो रहा है तुम्हारे गाने से। हम ये नहीं कह सकते कि अनजाने में हुआ होगा, उसके लिए तुमने सोचा होगा और बहुत ट्रायल एंड एरर किया होगा। हमें पता नहीं कैसे एक बार में बनी हुई कविताएं तो नहीं हैं, पर मुझे लगता है कि जो इन कविताओं का भाव है वो जिस तरह से उद्दीप्त हुआ है, वो तुम्हारे अंदर के संयोजक को भी रोकने की। तो ये प्रतिभा है, इसका विकास कैसे होता है? कविता देख करके होता है, कवि के कारण होता है, या तुम्हारी तालीम के कारण होता है, या तुम्हारे मन में कविता के प्रति जो मोह है, जो एक चाह है, एक उत्कट एक मुझे तो लगता है कुछ उद्दाम अभिव्यक्ति सी लगती है मुझे। बिना कविता का आनंद लिए केवल संगीत के सहारे सब कहा नहीं जा सकता। नहीं, देखिए, कविता का मुँह तो है, और वो मेरी परवरिश में मुझे मिला, एक तरह से विरासत में मिला, क्योंकि माँ-पिताजी दोनों कविता के शौकीन थे। उन्होंने पूरा प्रयास किया कि मैं और मेरी बहन पढ़ें-लिखें और कविता का आनंद लें। उन्होंने ही हमें संगीत की तरफ भी हमें कहा कि भई सीखो संगीत, और कभी ये कोई ऐसा हम पे ज़ोर-ज़ुल्म नहीं किया कि भई अभी इम्तिहान आ रहा है तो गाना बंद कर दो। मतलब कला, कविता, संगीत ये सब हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग थे, चाहे परीक्षा हो, ना हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो या ना हो। और उसके अतिरिक्त जिन महापुरुषों से, महाकलाकारों से मुझे तालीम मिली, चाहे वो पंडित रामाश्रय झा जी हों या पंडित विनय चंद्र मौदगल्य जी हों, वसंत ठकार जी हों, पंडित जितेंद्र अभिषेकी हों, पंडित कुमार गंधर्व हों, नैना देवी जी हों, ये सब कविता जानने परखने वाले लोग भी थे, और स्वयं बहुत उच्च श्रेणी के वाग्यकार भी थे। तो एक तरह से घर की जो मतलब मेरा जो पालन पोषण है और जो संगीत की जो मेरी यात्रा है, उसमें दोनों में मुझे जो परवरिश मेरी मिली, मुझे वो ऐसे लोगों की थी जिनको कविता समझ में भी आती थी और जो स्वयं कविता भी करते थे। जब तो तुम घर की बात कर रही हो तो मुझे याद आ रही है, जया जी हम लोग हॉस्टल में रहते थे, हमारी सुपरिटेंडेंट हुआ करती थी, वार्डन। तो कुछ अच्छा काव्य का, अच्छा संगीत का, अगर हम लोग कमरों में तो रेडियो रख नहीं सकते थे, तो कुछ अच्छा कार्यक्रम आता तो वो अपने घर बुला करके हमें सुनाया। हाँ, उनको वास्तव में उनको लगता था कि नहीं, हर अकेले नहीं सराह पाती थी कि जिसको अगर शौक है सबको सुना दे। जी, तो सिखवाती बड़ी थी। परंपरा था वो। और तुम्हारे पिताजी को तुमने देखा थी तो वो मतलब साहित्य विधा से उनका के अंदर पढ़ाया नहीं उन्होंने, लेकिन गहरा अनुराग देखा। तो इस तरह का जो तुम्हारा ये जो संस्कार मिले हैं, और उसके बाद ये जो तालीम मिली है, कुमार जी और जितेंद्र जी और भाई जी की भी बहुत सुंदर कविताएं हैं। बहुत बहुत सुंदर कम लोग कविता। जानते हैं कि तिलक कम होती वो बंदिश उनकी रची हुई है, हाँ या जी, चलो कोकिला मधुमास आया ये उनकी मधुमास रची आया। हुई है। हाँ, हाँ, हाँ। तो ऐसी बहुत सारी बंदिशें जो कि इनकी हैं, जो कि काव्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छी हैं और संगीत की दृष्टि से भी। तो ये तत्व मुझे कुंवर जी पे वापस आते हुए तुम्हें खींच करके मैं फिर से ला रही हूँ कि कुंवर जी को करते हुए तुमने ये वाक्यकार वाला तत्व देखा क्या, कि उनके संगीत की जो समझ थी, वो उनके शब्दों को सहारा देती थी या शब्द थे वो संगीत को सहारा दे रहे थे। ये कैसी ये मणिकांचन संयोग जो दिखाई दे रहा है मुझे, वो संभव कैसे हुआ? सच कहूँ तो मुझे मुझे मेरे मन से मुझे बड़ी ही तीव्र प्रबल इच्छा थी कि मैं ये चीज़ें गाऊँ। तो मैंने उन्हें शायद कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैंने एक ही बार ये मंच पर गाया है पूरा कार्यक्रम। पता नहीं कभी फिर से गाने का अवसर मिलेगा भी कि नहीं। लेकिन बहुत अक्सर ऐसा अपना मोल ले रही हो, बहुत लोग सुन रहे हैं।
तुम्हारे घर सामने सुनेगा कौन? नहीं, सुनेगा कौन? साहित्य प्रेमी कह सकते हैं कि भैया ये तो तोड़ मरोड़ के रख दे रही है उनकी कविता, और जो संगीत प्रेमी है, वो समीक्षक है, वो म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं, वो कहेंगे कि भैया ये क्या, ये तो नया कुछ कर दिए, तो इनकी एक बीमारी है कि ये नया कुछ करना चाहती हैं, और ये राजधानी की बंदिशें क्या रसिक भी हो सकते हैं, सहृदय भी हो सकते हैं, दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं। नॉट हर बेस्ट करके कोई लिख देगा तो फिर हो गया। तो पर सच बात तो ये है कि ये सारी जो कविताएं हैं, ये आपने सही कहा कि एक दिन में नहीं बनी है, ये रचना 1-2 दिन, हफ्ते 10 दिन में नहीं बनी है। ये काम मैं करती रहती हूँ, और इस बिना इस आशा के कि कभी मुझे इन्हें मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा या नहीं। मुझे लगता है कि मेरी कितनी खुशकिस्मती है कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ की पता नहीं कितनी सदियों से एक कविता हो रही है और होती जा रही है। तो चाहे पुरानी कविता हो या नई कविता हो, अगर मुझे उसे पढ़ने का अवसर मिलता है, समझने का अवसर मिलता है, कई बार ऐसा भी होता है कि ठीक से समझ में नहीं आता, तो फिर उन जानकारों के पास जाती हूँ, उनसे कहती हूँ भाई जरा मुझे समझाइए, मुझे ये पंक्ति तो बहुत झिझोड़ रही है, लेकिन आगे क्या कहा है उन्होंने, कौन सी रेफरेंस है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, ये सब समझाइए। और यदि फिर वो बात बन जाती है तो फिर उसको संगीत में ढालने का प्रयास करती हूँ। बहुत ऐसे भी अवसर हैं जहाँ पे मैंने किसी चीज को गाया है और 3-4 वर्ष बाद नहीं, ये बात नहीं बन रही है, तो इसे या तो मिटा दिया जाए, इसे ना गाया जाए अब, और या फिर इसको फिर से कोशिश की जाए कि जो बंदिश है उसको ठीक करना है, उसको सुधारना है या नहीं सुधारना है। तो ये काम चलता रहता है। ये अलग बात है कि ये काम मेरा स्वांतः सुखाय के लिए है, और वो मैं अपने रियाज के कमरे में बैठे करती रहती हूँ। कभी कभी अवसर मिल जाता है, जैसे अपूर्व जी ने अवसर दिया, तो वारे न्यारे। तुमने अभी कहा कि तुमने सारी कविताएं पूरी नहीं गाई थी, तो मुझे याद आ रहा है कि एक कविता पूरी गाई थी और बहुत सुंदर कविता थी, कविता के बहाने। जी, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, घर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। जी, बहुत प्यारी कविता है। खिलना है फूलों के बहाने, जी, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। जी, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा है जाने। वाह जी। तो इसको तो सुनाना पड़ेगा, अगर पूरा हारमोनियम और तबले के साथ सुना दो तो नथिंग लाइक इट, और नहीं तो फिर उसके बारे में बताऊं। जी, इसको मैंने इस तरह से संगीतबद्ध किया। कविता एक उड़ान है चिड़िया की कहानी, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान वाला। मंजरी दी, यहाँ ना कुछ एको सा आ रहा है जिसकी वजह से मैं गा नहीं पा रही हूँ। हाँ, मुझे भी बाद में बीच में लग रहा है कहाँ क्यों आ रहा है। मैं अपने को अनम्यूट करते हैं, एक मिनट मैं अपने को म्यूट कर देती हूँ। जी। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने।
आनंद आ गया। ये जो पंचम से 7 तक की उड़ान भरी तुमने, तो ये ऑटोमेटिकली हुआ था या सोचा था? पहले तुम उड़ी हो, फिर एक जैसे पंख फैला करके चिड़िया थोड़ी देर तैरती है, वो वाला सपना था कि पहले उड़ी हो और फिर पंख फैला करके उड़ने का कविता, जो कविता है उसने मेरा काम आसान कर दिया, उसने दिखा दिया कि कैसे उड़ना है। अद्भुत। सीधे पंचम से 7 तक उड़ान, और उसके बाद वहां पे पंख फैला करके आप तैर रही हैं। वाह वाह वाह, क्या बात। इस घर उस घर भी दिखाई दे रहा है तुम्हारा इधर से उधर जाना, बहुत जी सुंदर। अच्छा, एक सवाल मुझे और जानना था। जब हम तुम्हारे पास प्रोग्राम के बाद गए थे वाह करने के लिए, तो एक कविता की हमने तारीफ की, तो तुमने बहुत ईमानदारी से यू डिडंट पॉकेट इट, यू सेड ये अनीश ने बनाई थी। वो कौन सी? इस जो पहला मैंने आपको बताया था ना, मारवा की हाँ जो बंदिश है, वो अनीश का सुझाव था कि उसको ऐसे गाया जाए, क्योंकि मैं हाँ, जूझ रही थी इस बात से कि कैसे ताल में उसको कैसे बिठाऊं। तो तो उनकी एक यहाँ पे ये दाद देनी पड़ेगी कि जी विलंबित ख्याल की तरह गाओ, लेकिन विलंबित ख्याल की तरह विलंबित एक ताल उन्होंने नहीं लिया, नहीं रूपक से। जी ये बड़ी बात थी। ये देखो, ये सब सोचने वाली बातें होती हैं। जी और और हम इस बात की दाद देना चाहेंगे कि आप दाद को स्वीकार नहीं कर रही करेंगी, इसका आधा श्रेय उनका है। ये बहुत बढ़िया। नहीं, पहले ये भी कोशिश की कि श्री में गाऊं, लेकिन जो मारवा में आनंद मिल रहा था वो श्री में उतना नहीं मिल रहा था। तो ये श्री सब बहुत अपने वितरागी भाव है। ना, और वो भी, उसमें भी एक वैराग्य है, हाँ लेकिन लगा कि ये मारवा शायद अगर कोशिश करें तो कुछ दिन श्री में गाया, फिर लगा नहीं 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 ये बात नहीं बन रही है, मारवा में कोशिश की, तो फिर मारवा में ज्यादा ठीक उपयुक्त लगी, तो इसलिए मारवा में गई। तो तुम कभी ऐसा भी करती हो कि जो पहली बार दिमाग में आया उसे रिकॉर्ड कर लिया और फिर मिलान करके देखा, या ऐसा कुछ, या नहीं? और ये अब खुद की व्यवस्था है। ये सारे यंत्र अपने पास होते हैं, और ये भी हाँ बहुत होता है कि कई बार बैठे तानपुरे लगाए और कुछ बना, लेकिन हाँ बाद में वो ठीक से याद नहीं आता है। तो अगर ये हाँ रिकॉर्ड कर लें तो हाँ हमारे लिए भी लाभदायक हो जाता है, और कभी-कभी करती हूँ और लेबल हाँ भी कर देती हूँ, कैटलॉग भी कर देती हूँ, लेकिन कभी-कभी इतना उत्साह होता है कि भूल हाँ जाती हूँ और उसे रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। और फिर रात में कई बार तो मंजरी, सच में आपको ये बात बताऊँ कि गाने बैठे ना और या कुछ बन रहा है, तो फिर उसके बाद नींद नहीं आती, क्योंकि नींद में भी वो रचना अपने दिमाग में चलती है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, या हाँ ये धुन दिमाग में चलती रहती है। और कुछ दिन तक मतलब उससे अपने को अलग करना पड़ता है, ताकि दूर खड़े होके सुन के, रिकॉर्डिंग से एक और भी बात अच्छी होती है कि आप सुन सकते हैं और ये आँक सकते हैं कि भाई ये इस योग्य भी है कि नहीं कि हम उसको मंच पर बैठ के लोगों को सुनाएं। नहीं तो अपनी चीज को ये समझना, ये बड़ी मुश्किल चीज होती है कि कहेंगे नहीं बेकार बनी है, नई बात बन रही है। तो हाँ इसके लिए भी रिकॉर्ड करना अच्छा होता है। और अब तो ऐसे यंत्र अपने फोन ही ऐसे हो गए हैं कि कई बार हाँ हंस के कहते हैं कि फोन से तुम फोन कर पाओगे कि नहीं, लेकिन बाकी सब काम इससे हो जाता है, लेकिन हाँ। फोन पर भी बात कर पाओगी क्या? तो इन सब यंत्रों की वजह नहीं, से अब मैंने ये सवाल जानबूझ के इसलिए पूछा था कि जिस जी, समय तुम गाती हो उस समय ऐसी निष्प्रयास सहजता दिखती है कि कोई सोच भी नहीं सकता है कि तुमने कभी दोबारा सोचा होगा ऐसी बात। नहीं नहीं है मंजरी जी। पूरा हाँ, उड़ान दिख रही है या उसमें डूबना दिख रहा है नाता के स्वरों में, तो शब्दों के भाव के सुरों से उद्दीप्त करना एक बात है। तुम उसमें एक एकदम ओज भर रही है, क्योंकि नहीं, हाँ, उथल पुथल पुथल बहुत चलती है, और बहुत कई बार निराश भी हो जाती हूँ कि नहीं बात नहीं बन रही है, लेकिन हाँ, फिर ये विवेक भी बहुत एडमिरेबल, बहुत एडमिरेबल। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी अदा पर मैं हूँ फिदा, तो फिर उनका कुछ उपचार नहीं किया जा सकता। आप ही मुखड़ा, आप ही दर्पण, आप ही बलबल जाऊं। फिर आप ही बली बली जाऊं, तो आजकल जो है आप ही बल बल जाऊं, खास करके कोविड काल में इस कदर इसका आक्रांत रहा है
ये पर्दा कि आपने बल जाऊं, लोगों की मीडियोक्रिटी से पटा पड़ा, उसमें ठहर करके विचार करना, खारिज करना खुद अपने आप को, ये बड़ी चुनौती भरी बात। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं मंजरी दी कि मेरे जीवन साथी भी और मेरे एक तरह से मेरे साथ संगत करने वाले कलाकार अनीश, तो हम एक ही घर में हैं, तो इसलिए उनसे भी मुझे बहुत ये वो भी एक क्रिटिक करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हर कोई चीज़ जो बनेगी उसके लिए वाह-वाह मिल जाएगी। और फिर हमारी जो पूरी टीम है, जैसे धीर और अनीश और मैं, हम ज़्यादातर कार्यक्रम के बाद कई बार हमारा डिस्कशन भी होता है, हमारी चर्चा चलती है कि भाई आज क्या गड़बड़ हुआ, क्या कुछ चीज़ों में आनंद आता है, कुछ चीज़ लगता है कि नहीं ये सुधारने वाली हैं। तो हम एक-दूसरे से बातचीत भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं और कहते हैं हमें ये अच्छा लगा, ये अच्छा नहीं लगा। और मुझे लगता है कि ये जो चर्चा है और ये जो ईमानदारी वाली चर्चा है, ये मेरे संगीत की जो ईमानदारी वाली चर्चा है और तर्क संगत चर्चा है। वो क्यों नहीं अच्छा लगा उसमें एक्सप्लेन भी कर पाते हैं मुझे। जी, बिल्कुल, कहते हैं कि नहीं आता। जी, तो ये इसलिए मेरे लिए बहुत बात है। और इस मामले में मैंने पाया है कि अनीश जी बहुत उर्वर दिमाग, जहाँ तक रचनाशीलता की बात है। अच्छे पहला बात दूसरी है, तब तुम्हारा मिजाज देख करके उस बंदिश के, उस कविता विशेष का मन समझ करके फेंका, हमें मतलब बहुत आप तो नए फेंके याद कर लेते हैं। हाँ, नहीं अनीश वो दादरे के अंदर एक कथाओं तो ये जो एक चीज है कि कथाओं के साथ फिर उसको छोड़ना, ये तुम्हारी फिल्म दादरे के साथ ऐसा रंग भरता है। बिल्कुल, तो लड़कियां हैं वो तो है ही हैं, लेकिन जिसमें तुम विस्तार कर रही है उस समय तुम्हारा जो एक अंकुश का काम करता है, उनका फीका। और बहुत बार लगता है कि उनका खुद सद्यजात फीका, स्वतः स्फूर्त फीका। तो ऐसा भी होता है। तुमने ये बड़े खामा ख्याली है या तुम? नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही पहचाना, आपने बिल्कुल सही पहचाना। और मैंने इसीलिए हमारा जो एक टीम वर्क है, वो मेरे लिए बहुत ही मैं उसको बहुत मतलब अपने हृदय तुम्हारी टीम में दोनों बातें हैं। पहली बात ये है, सुधीर जी तुम्हें अपने मार्मिक स्पर्शों से नई नई भावनाएं देते हैं। बिल्कुल, वो जो अगली बार उससे ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा मीठी बात हम कह जाते हैं। और अनीश जो है तुम्हारी कही बात की खूबसूरती को रेखांकित करने का भी एक बात ये भी है कि दोनों गाना सुन के बजाते हैं साथ में, ऐसा नहीं कि कई बार ऐसा होता है कि एक मुझे कार्यक्रम याद है, बहुत बड़े जलसे में जब मैं गा रही तो मैं इशारा करना चाह रही थी कि अब मैं लय बढ़ाना चाहती हूँ, और अनीश और सुधीर मेरे साथ नहीं थे उस दिन। तो मैं इशारा करना चाह रही थी और ये नहीं कहना चाह रही थी कि मतलब टोक के नहीं कहना चाह रही थी। मुझे लग रहा था कि अगर केवल एक इशारा हो जाए तो अच्छा होगा। बिगाड़ दी है ना अनीश ने। नहीं तो अब क्या होता है कि वो जो कलाकार थे वो अपने चाहने वाले और शिष्यगण को वो स्टेज की तरफ देख रहे, तो अब मैं एक हाथ में तानपुरा था, तो दाहिने हाथ से उनका स्पर्श भी नहीं कर सकती, तो फाइनली मुझे तानपुरा रख के उनसे कहना पड़ा कि थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि वो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। हाँ, बहुत अच्छा बजा रहे थे। ज्यादातर तबके वाले जब आलाप जो ध्यान होता है उस समय तो उनका पब्लिक चलता रहता है, रैपो चलता रहता है, सलाम नवाजिश ये सब चलता रहता है। तो सुन करके, और वही चीज अगर तुम दोबारा गाओ तो तुम्हें दूसरे रंग में दिखेगा तबला, दूसरे रंग में दिखेगा हारमोनियम। हर बार नई तरह से वो लोग संगत करते हैं उन्हीं चीजों की, ये भी हमने देखा है, कई बार देखा है। तो ये बहुत इस किस्म का काम तो असंभव होता अगर अनीश सुधीर नहीं होते साथ, तो शायद मेरी हिम्मत भी नहीं बनती ये इतना पूरा कार्यक्रम कुंवर जी की कविताओं पर गाने का। वो साथ दोनों, मतलब मैंने पहले से उनको महीनों पहले से कह दिया था कि भाई ये इस कार्यक्रम में आप लोग मेरे साथ रहेंगे तभी मैं करूंगी ये। तो वास्तव में उनसे बहुत मुझे सुझाव मिलते हैं। के पाठ में भी उन लोगों ने साथ साथ सहभागिता की,
नहीं, कविताओं का चयन तो मैंने किया, लेकिन जब मतलब जो मैंने प्रस्तुति की उससे ज़्यादा कविताओं पे काम किया था, क्योंकि 10-12 चीज़ें बनेंगी तो शायद 3-4 अगर ऐसी हों जो मंच पर प्रस्तुत करने योग्य हों, तो इसलिए काम ज़्यादा किया था और वो सारी कविताएँ मैंने चुनी थी। लेकिन बाद में फिर चर्चा चलती रही कि ये ऐसे गाएँ या ऐसे गाएँ, क्या गाएँ? अनीश के साथ ज़्यादा चर्चा हुई थी। ये जो अमलतास की बात थी, हाँ, जी, जी, जी। भीगे साथ सारी रात मेरे स्वप्न इनके गीत, जी, मीठी चांदनी में मौन, पीले फूल पीले फूल, जी। जलती हवा धरती हवा, मरती जिंदगी ला दवा, लूम में कांपते चुपचाप, पीले फूल फीकी शाम, ठंडी घाम, किससे रसीते अंजाम, बिखरे पड़े चारों ओर, पीले फूल। ये तो बहुत कठिन लग रही है मुझे गाने की दृष्टि से, इसको कैसे सोचा? असल में इसको मैंने यमन में बाँधा और मुझे इसमें लगा कि नहीं, जो इसमें एक सहजता है, इस एक बहुत जिस तरह से हर पंक्ति एक दूसरे के बाद आती है, गिरती है, जैसे सम पे आते हैं ना वैसे, एक बहुत ही सहज एक एक इसमें एक लय है। तो मुझे लगा कि इसमें इसको क्यों ना ऐसे ही गाया जाए कि जिसमें कुछ कलाकारी ना दिखाएँ। भीगे साथ सारी रात मेरे स्वप्न इनके गात, मीठी चांदनी में मौन, पीले फूल गीले फूल। मतलब गाना और रिसाइट करना जो तरन्नुम में गाया जाता है, तरन्नुम में कविता प्रस्तुत की जाती है, उसके उन दोनों पार्टों के बीच ये रचना मैंने करने की कोशिश की। ना ही इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड स्थाई अंतरा जैसा उसका आकार रखा। तुम कह रही हो कि कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, पर जी। पीले फूल में जो तुमने कण लगाया है, फूल में, याद करो। जी। वो पीले फूल। ये जी, बात जी। तुम कह रही हो कि कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं थी, पर इतनी सहजता से ये कॉम्प्लिकेटेड न्यूएंसेस इसको एनहांस कर रहे हैं। उसी तरह से मौन, अद्भुत प्रयोग है इस मौन का, फिर से कहो। मीठी चांदनी में मौन, पीले फूल गीले फूल, भीगे साथ सारी रात मेरे स्वप्न इनके गात, मीठी चांदनी में मौन, पीले फूल गीले फूल। पहले चांदनी ऊपर तक छिपका दी तुमने खाकर, और फिर मौन। अद्भुत। मुझे लगता है तुमने कैसे सोचा है। किसी शायर का एक शेर है, उसने अपनी माशूका के बारे में कहा था कि हजारों रातों में खुदा ने तुमको सोचा होगा और फिर इन इन रंगों में ढाल करके इस तरह से तुम्हें सजा होगा। मुझे लगता है इस तरह से कविताओं का संयोजन तुमने कर दिया। अद्भुत। तबीयत खुश हो गई। और यमन जैसे खूबसूरत राग, मुझे लगता है कि इसके बाद और किसी राग की बात ना की जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। समय भी तकरीबन 1 घंटा हो चुका है।
तो हम जी। अर्पण जी से पूछना चाहते हैं कि अर्पण जी क्या सोच रहे हैं? क्या इरादा है अर्पण जी? जी, नहीं अभी कुछ देर तक और चाहे तो बातचीत जारी रह सकती है, अगर कोई और जनता प्रसंग रह गया। हम बाकी हम दोनों हम तो लोग मिल बैठे दीवाने दो हैं, लेकिन जनता का क्या असर है? हम कुछ कमेंट देख नहीं रहे हैं। नहीं, कमेंट काफी ज्यादा हैं और हाँ, मैं जानबूझकर वे कमेंट यहाँ पर नहीं रख पा रहा हूँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल मत क्योंकि रखिए। हम लोग नहीं, नहीं, जी, मेरा कहने का ये मतलब है कि हम लोग एनफोर्स तो नहीं किए जा रहे हैं या नहीं नहीं लोगे नहीं, दीवाने को। बहुत ही सार्थक बातचीत हो रही है। मंजरी जी, शुभा जी और हमारे सभी दर्शक जुड़े हुए हैं और जी, निश्चय ही यह शाम साहित्य और संगीत को समर्पित शाम लंबे समय तक यादगार रहेगी। मुझे लगता और था जिस तरह इतने दिनों तक सुनते-सुनते मुझे लग रहा था कुंवर जी के व्यक्तित्व का ये पक्ष कुछ अछूता रह जाता। इसलिए एक तरह से हम लोगों का घुसपैठ कि उसको शायद लोगों को अच्छी लगी हो। तो इसी विश्वास के साथ अगर आप कहें तो हम लोग विदा लें। जी, मैं भी अर्पण जी से यही कह शुक्रिया। रही थी कि हाँ, तुम्हारा घुसपैठियाँ हाँ, हैं शुभा जी तो कुछ मैं तो उनसे अभी आपने जब जॉइन किया उससे पहले यही कह रही थी कि मैं तो घुसपैठिया हूँ, क्योंकि आपसे बात होनी थी, लेकिन आपकी वजह से मुझे भी इस संदर्भ में आपसे बात करने का अवसर दिया। अर्पण जी बहुत-बहुत धन्यवाद। मंजरी दी बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुखद। सार्थक ये शाम रही सुनकर हम के सभी जितना लोगों की। आनंद आया था उतना ही उसके बारे में जानकर के आनंद आया। आई विश और कुंवर जी जहाँ भी हो वहाँ इसे सुन रहे हो, बहुत 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 आश्वस्त महसूस कर रहे होंगे। उनको समर्पित भरे मन से हम ये अपनी यादें ज़रूर उनको समर्पित करते हैं। और अर्पण जी आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया हम लोगों को कुंवर जी को याद करने का, उनकी कविताओं के माध्यम से, उनके संगीत को जानने का, उनके संगीत की गहराई की बातें हम लोग कर पाए। उनकी कविता में क्या संगीतमयता थी, उसकी बातें हम लोग कर पाए। और शुभा ने इतना सुंदर सहयोग दिया। मुझे विश्वास नहीं था कि अगर हम फरमाइश कर पाएँगे, तो तुम मुझे याद होगी, मैं ये दुष्टता ही की थी। पर अनधिकार चेष्टा कहा जा सकता है बच्चों की, तो बिना प्यार के मैंने और तुम कहने का हम अधिकार ले लेते हैं इसलिए लगा लिया तो बहुत आनंद आया। मुझे विश्वास है बहुत कि अच्छा हमारा लगा परिवार सभी लोगों को। और कलाएं तो सहोदर होती हैं, ऐसे में संगीत और कविता की यह जुगलबंदी, हुँ, यह समझें कि हम सभी के हृदय तारों को देर तक झंकृत करती रहेगी। यह इस श्रृंखला की एक अद्भुत कड़ी रही और आप लोगों ने इसके लिए समय निकाला। इसके लिए जनसुलभ पुस्तकालय, मैं, हमारे तमाम दर्शकों की ओर से, साहित्यकारों की ओर से, कला भावकों की ओर से आपका अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत शुभ सार्थक रात्रि। शाम। और हमारी कोशिश रहेगी कि कलाओं की यह आवाजाही आगे भी यूं बनी रहे, ताकि साहित्य और कला के बीच का जो यह फ्यूजन है, इससे भी लोग अलग अलग स्तरों पर झंकृत होते रहें, तरंगित होते रहें। आप आपको दोनों का पुनः धन्यवाद देने के साथ-साथ मैं एक बार और जोड़ना चाहूँगी कि कुँवर जी को याद करते समय कभी भी भारती जी की आत्मीयता भूलना नहीं चाहिए। कितने प्यार से वो सब सहेजती थी। कुँवर जी की कविताओं को आखिर में लिखा है, उन्होंने बोला है। तो उनके हृदय की ये जो बात थी, वो उनके घर जाने वाले हर एक को महसूस होती थी। और मैं बहुत भाग्यशाली रही हूँ कि कितनी बार उनकी बातें थी। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि अपूर्व जी जैसा उनको सुपुत्र मिला, जो कि ये परंपरा क्षुण्ण बनी रहे, इसका पूरा प्रयास कर रही हैं। तो उन दोनों को भी मेरा बहुत प्रणतिपूर्वक आभार। जी, हार्दिक आभार। और कुंवर जी का साहित्य ही है जो हम लोगों को किसी न किसी सूत्र में
बांधता रहता है। ऐसे साहित्य हमारे देश में और ऐसे साहित्यकार जो हैं विभिन्न भाषाओं में हमारे बीच हैं, और उनका लिखा हुआ हमें आगे भी यूं ही जोड़ता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आज का यह जनसुलभ संवाद समाप्त करने की आप लोगों से अनुमति चाहता हूं, और अपने दर्शकों से भी। मित्रों, माफ करेंगे समयाभाव के कारण और आप दोनों को अधिक से अधिक सुनने के लोभ के कारण जो हैं आपके कमेंट्स अभी हम यहाँ जवानी रूप में नहीं ले पा रहे हैं। बाकी हमारे पटल पर एक कमेंट आपके निरंतर प्रदर्शित होते रहे। हमारे दोनों शख्सियतें, हमारे दोनों मेहमान उन कमेंट्स को देखेंगे और उन पर अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। आप दोनों का पुनः एक बार शुभा जी, मंजरी जी, हार्दिक धन्यवाद कि आपने इसके लिए समय निकाला और इस मंच को एक सार्थकता प्रदान की। जी आभार, शुक्रिया।